ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 24 साल के एज में सेनापति बन गया, पूरे फ्रांस का सेनापति बन गया। ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा जाए जो वहां के नागरिकों को और जो वहां के जनता पर जुल्म करता हो। जय हिंद, आप सभी का बीजेएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह यूरोप में राष्ट्रवाद से हर एक साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर एक साल पूछता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को इतना बेहतरीन से पढ़ेंगे और सभी के सभी यहीं पर याद हो जाए। तो आइए सबसे पहले इस यूरोप में राष्ट्रवाद को समझते हैं। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम इस इतिहास के बारे में समझ लें, आखिरकार यह इतिहास होता क्या है। तो सबसे पहले यह समझते हैं इतिहास क्या होता है। जो हम पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी निकालते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं वही इतिहास होता है। यह जो इतिहास शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है इति और दूसरा शब्द के नाम है हास। तो वो इति का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है अवश्य और हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा, यानी घटना हुआ होगा। तो कहने का तरीका यह है अवश्य घटना हुआ होगा और उसी घटना के बारे में वर्तमान समय में जानकारी निकालते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास का डिफिनेशन ये हुआ, साथ ही साथ डिफिनेशन बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। इतिहास का डिफिनेशन ये हुआ तो अतीत के बारे में अध्ययन करना या अतीत के बारे में जानकारी निकालना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन बाबू इस इतिहास का जो पिता कहा जाता है, यानी इस इतिहास का जो पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। आखिर हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है, आइए सबसे पहले इस पर टिप्पणी करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यह इतिहास का जो पिता है यह हेरोडोटस को कहा जाता है। और यह हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था और इन्होंने क्या किया, विश्व की संपूर्ण इतिहास है, यानी संपूर्ण विश्व का जो इतिहास है इस इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया। यानी संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में अगर जो जानकारी बताने वाले थे उनका ही नाम था हेरोडोटस। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसी इतिहास के बारे में, इस जो इतिहास का जो कुंडली है, जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। वह क्वेश्चन क्या होता है इसके आगे वाले टर्म में समझाएंगे। तो सबसे पहले यह समझ लिए जो इतिहास है, जो इतिहास शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति और एक क्या है? हास। तो इति का अर्थ है और हास का अर्थ समझ लिए। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार इतिहास हम पढ़ते क्यों है। जो घटना पहले बीत चुका है उस घटना के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं वही होता है इतिहास। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। आखिर हमारे देश आज़ाद कैसे हुआ, इस देश को आज़ादी दिलवाने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो इतिहास एक ऐसा चैप्टर है, सबसे इंटरेस्ट चैप्टर है। बशर्ते आपको जिस तरह से हम बोलेंगे उस तरह से आप बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो आइए समझते हैं इस इतिहास के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछ दिया है, जिसका नाम है मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज का जो जन्म हुआ है, यह मेगास्थनीज, इस मेगास्थनीज का जो जन्म हुआ है यूनान में। कहाँ हुआ है? यूनान में। यह बाबू यूनान का था, यह यूनान में इसका जन्म हुआ और यूनान का ही बन गया राजदूत। राजदूत तो कहेगा यह मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। और इसका जन्म भी कहाँ हुआ? यूनान में। अब बाबू वहां से यानी यूनान का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र के एक राजा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के बाद पूरे पाटलिपुत्र और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और यहाँ पूरे के पूरे भारतवर्ष का जानकारी प्राप्त किया। और जानकारी प्राप्त करने के बाद इन्होंने मेगास्थनीज ने कहाँ चल गया? यूनान। और यूनान जाने के बाद मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा
यानी एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है इंडिका। तो बताइए मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा? इंडिका। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है। तो बाबू सबसे पहले हमको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। अगर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया, अगर मान लेते हैं जिस व्यक्ति का 299 नंबर आया और 300 में एक नंबर अगर कम हो गया, उस व्यक्ति को उस समय रियलाइज होगा शायद एक नंबर मिल जाता तो हम डिवीजन फर्स्ट हो जाते हैं। तो एक नंबर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो बाबू हमें जो पढ़ना है बारीकी से पढ़ना है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकड़ा जाए। तो बाबू कहेगा मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला था? यूनान का। यह मेगास्थनीज का जन्म कहाँ हुआ? यूनान में। यह मेगास्थनीज कहाँ का राजू था? यूनान का। यह मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हम आपको कितना बार बोल रहे हैं, जैसे बोलने का हम प्रयत्न कर रहे हैं साथ ही साथ आप बोलने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि बोलने से यह होता है जो बात अभी तुरंत इसी वक्त आप इस जितना भी पढ़ाते हैं उस सभी के सभी याद हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस बात को याद करना चाहते हो या ना करना चाहते हो। आइए समझते हैं अगला स्टेप में। अब बाबू यह कहेगा किसके दरबार में गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में गए थे वो कौन गए थे? मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब जाने के बाद पूरे पाटलिपुत्रम और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और करने के बाद ये कहाँ चला गया? यूनान। ये यूनान चला गया और यूनान जाने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा। बताइए उस बुक का नाम क्या था? इंडिका। क्या था? इसने क्या लिखा? किताब लिखा, किताब। और उस किताब का नाम था इंडिका। उसने एक किताब का नाम था जिसका नाम था इंडिका। आज आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया है। तो बताइए मेगास्थनीज ने कौन सा एक बुक लिखा जिस बुक का नाम क्या था? इंडिका। क्या था? इंडिका। तो यह पूरा स्टेप को हम समझ लिए। इसमें से हमें मेन ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में एक पूछता है तो मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा? इंडिका। अब बाबू समझते हैं सबसे पहले, अब आपके टर्म है जो आपके चैप्टर है वो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। बाबू सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है, तब इसके बारे में यूरोप के अंदर जाएंगे। यूरोप एक महादेश है। किस महादेश है? अब महादेश में कौन से देश के अंदर है कौन सी क्रांति हुआ, सभी के सभी को टॉपिक वाइज समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्रवाद समझाने से पहले आपको हम अपने तरह से एक सलाह देते हैं। आपके पास एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप समय को इतना अपने प्रयोग में लाओगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। अगर आप समय को अपना कीमत ना समझोगे फिर दोबारा समय आता नहीं है। तो जितना से जितना हो सके तो अपना फोकस अपने स्टडी पर लगा दो। आइए समझते हैं अब इसके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रवाद। आखिर यह राष्ट्रवाद होता क्या है? यह जो राष्ट्रवाद है आखिर यह राष्ट्रवाद होता क्या है? बाबू कोई भी देश राष्ट्र तब बनता है जब उस देश के जनसंख्या के अंदर एकता की भावना हो, तब वह देश एक जाकर राष्ट्रवाद बनता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये राष्ट्रवाद जो शब्द देख रहे हो बाबू, ये राष्ट्रवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक मिलकर बना है राष्ट्र, और दूसरा प्लस मिलकर बना है क्या? वाद। यानी एक मिलकर बना है राष्ट्र और दूसरा मिलकर बना है वाद। तो राष्ट्र का अर्थ होता है देश। जिस भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश से लगाव होता है,
उसी व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। तो राष्ट्रवाद कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द का नाम है राष्ट्र और दूसरा शब्द का नाम है वाद। ये बाबू राष्ट्र जो है, इस राष्ट्र का अर्थ होता है देश, इस राष्ट्र का अर्थ होता है देश। इस वाद का अर्थ जो होता है, इस वाद का जो अर्थ होता है लगाव, 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 प्रेम, प्रेम, भाव, लगाव, प्रेम, भाव। तो क्या बोले हैं, कोई भी व्यक्ति जब अपने देश से प्रेम करता है उसी व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो कोई भी हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तब आइए तो समझते हैं राष्ट्रवाद का डिफिनेशन, साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या बोले हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन लिखते हैं। क्या बोले हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो सबसे पहले कोई भी देश जब राष्ट्र बनता है तो उस देश के लिए एक अपना ध्वज होना चाहिए। जब कोई भी देश जब आज़ाद होगा और वो एक देश राष्ट्र बनेगा तो उस देश के लिए अपना एक ध्वज होना चाहिए, उस देश के लिए अपना एक सांस्कृतिक होना चाहिए, और उस देश के लिए अपना एक भाषा होना चाहिए, और उस देश के लिए अपना एक धर्म होना चाहिए। तब यह जाकर एक देश राष्ट्रवाद बनता है। कोई भी देश को राष्ट्रवाद बनना इतना आसान चीज नहीं है। कितना वर्ष बाद लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश आज़ाद होता है, और देश आज़ाद होने के बाद हमारा देश एक राष्ट्र बनता है, एक राष्ट्र देश संपन्न होता है। कई व्यक्तियों ने अपना जीवन पूरे के पूरे न्यौछावर कर देता है, तब जाकर हमारा देश एक राष्ट्र बनता है, एक देश बनता है। कई व्यक्तियों ने अपना जीवन कुर्बान कर देता है, तब जाकर एक देश का निर्माण होता है। और देश, आपको पता होगा, इंग्लैंड ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे देश पर, भारत देश पर 2 वर्षों तक राज किया, तब हमारे भारत देश जाकर आज़ाद हुआ। कितना लोगों ने अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, तब एक जाकर देश आज़ाद हुआ। तो आपको सोचना चाहिए, जब वो व्यक्ति अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? क्यों नहीं एक बिहार का टॉप 10 लड़का बन सकते हैं, टॉप 10 रिजल्ट ला सकते हैं? यह आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर गांधी जी यह सोच के अगर हार मान जाते तो हमारा देश आज़ाद ना होगा, तो हमारा देश आज़ाद ना होता। वो कितना अपने देश के लिए लड़ाई लड़े, कितना स्ट्रगलों के सामना किए, कई बार जेल गए, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। आपसे एक क्लास 10th का टॉपिक नहीं पढ़ा जा रहा है, जो आपका करियर का पहली बार एग्जाम देने जाओगे। आपको सोचना और समझना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ लो। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। यह समझ गए राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्र तब होता है जब अपने देश के लिए एक क्या होना चाहिए? ध्वज होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक होना चाहिए। ये सभी के सभी होगा तब एक जाकर देश संपूर्ण राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो आइए ये सभी के सभी घटना के बारे में समझ लिए। तो आइए समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद आखिर क्या होता है। तो आइए समझते हैं अपने चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस यूरोप में राष्ट्रवाद समझने से पहले हम राष्ट्रवाद को समझ लिए। अब यह समझेंगे, यूरोप के अंदर एक देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। तो सबसे पहले समझते हैं, यह जो हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद एक महादेश के अंदर आता है। यह जो यूरोप है, यह एक महादेश का नाम है
जिस महादेश का नाम है यूरोप महादेश। आपको पता होगा कुल महादेशों की संख्या 7 है, लेकिन एक नया महादेश बना है जिस महादेश का नाम है जीलैंडिया। हो गया है अब कुल कितना 8, लेकिन आप अपने एग्जाम में अगर पूछेगा तो 7 ही मारिएगा। एक नया बना है जिसका नाम है जीलैंडिया। अब ये समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद समझने से पहले इसमें से आता है एक क्रांति, जिस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। अब ये समझेंगे आखिर यह कार्य फ्रांसीसी क्रांति होता क्या है। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान होना चाहिए, आखिर यह क्रांति होता क्या है। तो आइए समझते हैं क्रांति क्या होता है। और किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर परिवर्तन लाना है तो वहां क्रांति करना ही अनिवार्य है। अगर लोग क्रांति करना छोड़ देंगे तो पार्लियामेंट में बैठे हुए नेता अपना मनमानी करना प्रारंभ कर देगा। ये जितना नेता बैठा है पार्लियामेंट के अंदर, हम लोग क्रांति करते हैं तब यह लोग सुनता है, अन्यथा सुनने वाला कोई ना है। आप ध्यान दो, नेता का बेटा हमेशा नेता ही बनता है, यानी राजा का बेटा हमेशा राजा ही बनता है। यही पूरा घटना जो पढ़ेंगे इस यूरोप के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के अंदर है, इसी पर पूरा कार्य तो हुआ। अगर नेता का बेटा ये थोड़े लिखा गया है तो नेता का बेटा हमेशा ही नेता बनेगा। नेता का बेटा क्यों नहीं बॉर्डर पर जाएगा? बॉर्डर पर जाने का कार्य केवल गरीब का बेटा करता है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो करता है। कभी भी नेता का बेटा बॉर्डर पर जाकर लड़ाई नहीं लड़ेगा। यहाँ लड़ाई लड़ने के काम गरीब के बेटा करता है। तो बाबू हम यही बात समझा रहे हैं। यहाँ एक फ्रांसीसी क्रांति कहने का तरीका यह है, क्रांति यह होता है जो चाहे वो कर सकते हो। क्रांति के अकॉर्डिंग आप जो परिवर्तन लाना चाहते हो वो ला सकते हो। उस परिवर्तन लाने के लिए आपको क्रांति करना अनिवार्य है। हमारा देश आजाद हुआ तब आजाद हुआ जब महात्मा गांधी जी ने क्रांति किए। कई क्रांति हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तब इस सभी करने के बाद तब हमारे देश एक जो भारत देश है जाकर आजाद हुआ। तो क्रांति का अर्थ यह होता है परिवर्तन लाना। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति समझने से पहले हम समझ लें इस यूरोप के अंदर कुल 48 कंट्री आते हैं। इस यूरोप के अंदर कुल 48 कंट्री आते हैं। अब हमको मेन इसमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्रांस के बारे में, हमें पढ़ना है जर्मनी के बारे में, हमें पढ़ना है इटली के बारे में, और हमें पढ़ना है पोलैंड के बारे में, और हमें पढ़ना है रूस के बारे में, और हमें पढ़ना है ऑस्ट्रिया के बारे में। .et से बहुत सारे आते हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो बाबू कहेगा यूरोप के अंदर कुल कितने कंट्री आते हैं, कुल कितने देश आते हैं? तो बाबू आते हैं 48। और 48 में हमें जो मेन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यह रूस महादेश के अंदर एक देश आता है जिस देश का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस में सबसे पहले क्रांति का शुरुआत हुआ। फ्रांस में सबसे पहले क्रांति का शुरुआत हुआ और यह क्रांति का शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ। तो बाबू आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। तो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का पहले रीजन समझेंगे। क्योंकि फ्रांस में एक वंश था जिस वंश का नाम था बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश और उसका शासक जिसका नाम था लुई सुलहवा। क्या था? लुई सुलहवा।
जिसका नाम था लुई 16वां। ये लुई 16वां एक ऐसा निरंकुश शासक था जो इसको लोगों के बारे में किसी भी प्रकार का सोच विचार आता ही नहीं था। जब भी सोचता था तो अपने बारे में और अपने हितों के बारे में सोचता था। वह वैसा शासक था जो मध्यम वर्ग को इतना टैक्स लगा दिया, बेचारा खाने के लिए तरस गया, ऐसा शासक था। लेकिन यह बाबू था लुई 16वां से पहले फ्रांस का जो राजा था वो लुई 14वां था। लुई कौन था? 14वां, लुई 14वां। और लुई 14वां से पहले इसका फ्रांस का राजा कौन था? लुई 13वां। यानी कहने का तरीका, लुई 13वां का जो बेटा था वो लुई क्या था? लुई 14वां। और लुई 13वां का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में जब उस समय जब मृत्यु हुआ था तो लुई 14वां 5 साल का था, मात्र 5 साल का था। तो इसको साता पना बैठाया गया। इसका जो देखभाल करने वाले थे, और देखभाल करने के बाद इस शायद 1661 ईस्वी में साता बैठा। और बैठने के बाद जब यह लुई 16वां जो लुई 16वां है, ये लुई 14वां का पुत्र है। लुई 16वां जो है लुई 14वां का पुत्र है। आई तीनों का तीनों कौन सा वंश का शासक है? बुर्बो राजवंश का है। कहे लुई 16वां, लुई 14वां और लुई 13वां, यह तीनों का तीनों बुर्बो राजवंश का शासक है। यह बुर्बो राजवंश का शासक है। और कहने का तरीका है, यह जैसे इसका लुई 14वां के मृत्यु के बाद साता पाया 1774 ईस्वी में, साता पाया 1774 ईस्वी में लुई 16वां। यानी लुई 16वां को क्या बोले हैं? लुई 16वां को फ्रांस का राजा बनाया गया 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में और 1774 ईस्वी में और 1789 ईस्वी तक फ्रांस का राजा रहा। मात्र यह बाबू कितने वर्ष तक रहा? इसका जो उम्र था, जो राजा बना था, इसका कुल उम्र मात्र 20 वर्ष था। 20 वर्ष। कितना वर्ष था? 20 वर्ष। ऐसी 20 वर्ष की उम्र में इसका शादी होता है। इसका शादी होता है ऑस्ट्रिया का राजकुमारी से। ऑस्ट्रिया का राजकुमारी से इसका क्या होता है? शादी होता है। लेकिन यह एक ऐसा शासक था बाबू, एक ऐसा शासक था जो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग के बारे में सोचता था, उन दोनों वर्ग के बारे में सोचता था। और यह मध्यम वर्ग के बारे में सोचता नहीं था। और मध्यम वर्ग पर इतना टैक्स लगा दिया, उन लोग के पास इतना पैसा ना था तो अपना खाना खा ले, अपना खाना यानी अपना भोजन कर ले। यह ऐसा शासक था। इन्होंने फ्रांस में इतना तबाह किया था, इतना गरीबों को लाचार बना दिया था, बेचारा रोटी के लिए तरस जाते थे ये शासक। लेकिन यह शासक ऐसा था, यह वंश ऐसा था, जब इसका जो दादा के बाद इसका पापा बने, यानी इसका पिताजी, और इसका पिताजी के बाद खुद यह बना। तो बनने के बाद जैसा इसका दादाजी ने किया कैरेक्टर, वैसा ही इसका पिताजी वैसा ही यह किया। बाबू जब ये तीनों जब जनता के बारे में, लोगों के बारे में, इनके अंदर तनको दया नहीं आता था, जो दया नाम की एक चीज होता है। और इनसे पूरे फ्रांस की जनता परेशान था। जब मन करे जितना भी पैसा मन करे, जितना भी टैक्स लगाने का मन करे उतना लगा देता था मध्यम वर्ग पर। अब मध्यम वर्ग इस लुई 16वां से इतना परेशान हो गए, वो लास्ट में ही एक बात सोचे, या तो रहेंगे या तो मरेंगे, या तो मरेंगे। इन्होंने क्या किया? 1789 ईस्वी में इन पर हमला बोल दिया। लेकिन एक बात इसे समझाने से पहले आपको एक बात बता रहे हैं, यह जो शासक था, यह शासक लुई 16वां निरंकुश शासक था। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, जिस पर किसी भी प्रकार का रोक छेक ना हो, उसी को बोलते हैं निरंकुश। यानी जो मन करे वो कर सके, उसी को बोलते हैं निरंकुश।
इसलिए यह मनमानी करता था। जब जानता नहीं बाबू, आइए जो लुई सुलावा था यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहता था। कहां रहता था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहता था। और पेरिस में रहता था। अब वहां के जनता इससे बहुत परेशान हो गया। यह जो लुई सुलावा था, आपको पता होना चाहिए फ्रांस के अंदर कुल 3 वर्ग थे। कुल कितने वर्ग थे? तो 3 वर्ग थे। कुल 3 वर्ग थे। और 3 वर्ग में पहला वर्ग का नाम था पादरी, दूसरा वर्ग का नाम था कुलीन, और तीसरा वर्ग का नाम था मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और क्या था? मध्यम वर्ग। इन तीनों वर्ग में अगर यह साथ लुई सुलावा देता था तो मात्र यह दोनों वर्ग का देता था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। लेकिन मध्यम वर्ग को साथ नहीं देता था। लेकिन इन लोगों ने सोचा या तो रहेंगे या तो मरेंगे। गांधी जी ने क्या किए? भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किए? ये अब कहेंगे इन लोगों को हम देख लिए, अब ऐसे ही लोग बात सुनने वाले ना है। तो इन लोगों ने, फ्रांस के जनता ने पूरे इकट्ठा हुआ और एकजुट हुए और होने के बाद लुई सुलावा पर आक्रमण बोल दिए। और लुई सुलावा पर जब आक्रमण बोले, और आक्रमण कब किए? यानी कि 1789 में। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में हुआ। और होने के बाद लुई सुलावा को सत्ता पर से क्या कर दिए? हटा दिए। यानी 1789 ईस्वी में लुई सुलावा को सत्ता पर से क्या कर दिए? हटा दिए। और 1789 ईस्वी से क्या बोले हैं? 1789 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हुआ। लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं, यह जो लुई सुलावा था इसका जो व्यवस्था था राजतंत्र व्यवस्था था। यानी राजा का ही बेटा राजा बनेगा, दूसरा किसी का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज नेताओं का सोच यही है। नेता का ही बेटा नेता बनेगा, गरीब का बेटा कभी भी नेता नहीं बनेगा। आज का यह सोच है। और वही सोच ये लुई सुलावा था। इसका दादा ही बुर्बो राजवंश का राजा थे, इसका पिता ही बुर्बो राजवंश का राजा, या खुद ही बुर्बो राजवंश का राजा। अब बुर्बो राजवंश एक ऐसा वंश था जो मध्यम वर्ग के हितों में किसी भी प्रकार का काम नहीं करता था, किसी भी प्रकार का उनके बारे में सोचने समझने का विचार नहीं रखता था। बस यह चाहता था इन लोगों के साथ कितना अत्याचार किया जाए। बाबू इतना खच्चर कहा जाए शासक था। अब ऐसा शासक बताइएगा जो व्यक्ति आप पर जुल्म करेगा, आप कितना दिन तक सहोगे? कभी ना कभी उस जुल्म का मुकाबला तो करना पड़ेगा। इतिहास बाबू एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इसलिए इतिहास पढ़ना और समझना अनिवार्य होता है। जितना से जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं, अब यह तो पूरा समझ लिए कार्यभार। जैसे इनको सत्ता पर से क्या किया गया? हटाया गया। और हटाने के बाद बीच में आ जाता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। यह नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक कहानी बताते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 24 साल के एज में सेनापति बन गया, पूरे फ्रांस का सेनापति बन गया। समझो इस व्यक्ति के अंदर जज्बा क्या था। आज 24 साल की उम्र में लोग क्या से क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में अपने करियर के प्रति कुछ भी स्वभाव नहीं है, वह व्यक्ति है एक नेपोलियन बोनापार्ट। एक ऐसा व्यक्ति, दोनों में अंतर है। उसका सोच और विचार अलग था, और सेनापति बनने के बाद उसमें यह जज्बा आया, खुद को अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया।
क्योंकि उसमें इतना क्षमता था। लेकिन ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट था, वही नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस में राष्ट्र प्रेम की भावना, पूरे फ्रांस में जो यूरोप है, यूरोप के अंदर जितना भी कंट्री आता है उस कंट्री के अंदर प्रेम की भावना को फैलाने का काम किया। वो होता है नेपोलियन बोनापार्ट। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यह पूरा कंसेप्ट को समझ लिए। आइए तो एक क्यों रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत किस महादेश में हुआ था? तो यूरोप महादेश में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी देश या किसी भी राज्य में परिवर्तन लाना होता है। अब कहेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां एक कैसा शासक था? तो निरंकुश शासक था, जिस पर निरंकुश का कहेगा अर्थ क्या होता है? जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश न हो वही निरंकुश होता है। ये लुई 16वां के पिताजी का नाम क्या था? लुई 14वां। लुई 14वां के पिताजी का नाम क्या था? लुई 13वां। और कहेगा लुई 16वां किस वंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का शासक था। लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना? 1774 ईस्वी में बना। कब तक रहा? 1789 ईस्वी तक रहा। और लुई 16वां कैसा व्यवस्था था? तो राजतंत्र व्यवस्था था। अब लास्ट में एक बात पूछेगा, लुई 16वां का मृत्यु कब हुआ था? तो हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था। 1821 ईस्वी में हुआ था। इसको फांसी देकर मार दिया गया लुई 16वां को, क्योंकि बाबू जिस देश में ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा जाए जो वहाँ के नागरिकों को और जो वहाँ के जनता पर जुल्म करता हो, जो वहाँ के जनता के बारे में किसी भी प्रकार का सोच विचार ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जीना दुश्वार है। ऐसे व्यक्ति को मर जाना ही अच्छा है। जाते जाते एक बात बोल रहे हैं, अपने करियर को इतना स्टेबल बनाओ तो जलने वाला देखकर जलता रह जाए और बढ़ने वाला आगा में ही बढ़ जाए। अब पूरा कंसेप्ट को समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।